अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के किरने विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे एम्पैथी पे। एम्पैथी का मतलब है हम एहसासी और कॉम्पैशन का मतलब है कदर सनाशी। इस पे हम बात करेंगे आज। देखते हैं क्या बात होती है और हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। एम्पैथी जो है या जो हम एहसासी है, ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो हम दूसरों के बारे में समझते हैं कि दूसरा जो शख्स है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और किन हालात से गुज़र रहा है, उसके दिल में क्या है, उसके जहन में क्या है। ये हम एम्पैथी इसको कहते हैं। ये एक खूबी है जो अक्सर औक़ात बचपन में ही लोगों के अंदर पाई जाती है और बड़े होकर के फिर वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये ट्रेट अगर बचपन में ये खूबी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो एम्पैथी में वेरी करते हैं। वेरी से मुराद ये है कि हर कोई उतना ज़्यादा एम्पैथेटिक नहीं होता, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो इसके दो एंड्स हैं। एक वो लोग जो बहुत ज़्यादा एम्पैथी रखते हैं दूसरों के लिए। सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क ये है कि सिंपैथी जो है वो हमदर्दी है और एम्पैथी जो है वो किसी शख्स के हालात को समझते हुए उसके बारे में कोई राय कायम करना, वो एम्पैथी है। हम वो हमदर्दी से थोड़ा फ़र्क है उसमें। तो ऐसे लोग एम्पैथेटिक कहलाते हैं, एम्पैथी जिनके अंदर होती है। और जो दूसरा एंड है इसका वो सोशियोपैथ है। सोशियोपैथ वो लोग होते हैं जिनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। उनका मतलब ये होता है कि भाई आप अपने मसले मसाइल घर पे रख कर के आया करें और दफ्तर भी अगर आते हैं तो दफ्तर का काम करें, आपकी ज़ाती मसले से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सोशियोपैथ कहलाते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर कोई आदमी एम्पैथेटिक है तो वो ये समझता है कि कोई भी शख्स जो मुलाजमत करता है वो अपने हालात और अपनी प्रॉब्लम्स को घर पे छोड़ कर के नहीं आ सकता, वो उसके साथ रहता है, दफ्तर में भी रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दफ्तर में अगर कोई शख्स परेशान है तो उसकी परेशानी को मुश्तरका तौर पर हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। एम्पैथेटिक जो लोग होते हैं उनके अंदर एक बड़ी अच्छी सलाहियत होती है कि वो बहुत सारी बातें पहले से ही समझ जाते हैं और लोगों को भांप लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उसके हालात कैसे हैं और वो क्या किस किस्म का आदमी है। और अक्सर जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है तो कुछ लोग बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं कि यार ये हर बात समझ जाता है, हर बात जो है वो उसकी तह तक पहुंच जाता है बगैर बताए। तो ये आदमी सही नहीं है। तो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं अक्सर लोग उसके साथ। एक मिसाल दी है यहाँ पे दी गई है। पूछा गया है कि भाई कैसे हैं आप। आई एम वेरी फाइन, थैंक यू, आपका शुक्रिया। लेकिन फिर जवाब आता है कि नहीं, आप फाइन नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं। और फिर वो गेस करता है कि अच्छे नहीं होने की क्या वजह है और उसकी जो गेसिंग है वो सही होती है। तो अक्सर लोग इस किस्म के भी होते हैं जो समझ जाते हैं कि एक आदमी जो है वो उसके दिल में क्या है और वो क्या किन हालात से गुज़र रहा है। बेशक उसने कह दिया कि आई एम फाइन, लेकिन ऐसा है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटेड मीनिंग की हम बात करते हैं। इसमें इसके चार हिस्से हैं। एक तो ये कि जो ओरिजिनल मीनिंग जो आदमी बताना चाहता है और फिर वो जो बात बताता है और जो फिर वो जो सुनने वाला सुनता है और सुनने के बाद वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो इसमें फ़र्क है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो सुबह नाश्ता करके घर से नहीं आया, दफ्तर में है वो। दफ्तर में जब उसको चाय ऑफ़र की गई तो उसने कहा कि नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। क्यों नहीं पियेंगे साहब आप चाय? मैं दरअसल आज नाश्ता करके नहीं आया हूँ।
तो ये ओरिजिनल मीनिंग जो है वो नाश्ते का है, स्पोकन वर्ड जो है वो चाय नहीं पीने का है, मैं नाश्ता नहीं किया, तो ये स्पोकन वर्ड हो गया। अब उसने जो जिस आदमी ने सुना उसने कहा कि यार इस आदमी की तबीयत सही नहीं है तो इसलिए इसने नाश्ता नहीं किया, और फिर अल्टीमेटली जो मिस इंटरप्रेट किया जा गया वो ये कि ये आदमी बीमार है इसलिए नाश्ता नहीं किया इसने, इसकी तबीयत सही नहीं है, ये बीमार है, इस वजह से इसने नाश्ता नहीं किया, और पता नहीं क्यों दफ्तर आ गया, ये दफ्तर में काम वाम तो करेगा नहीं इसलिए कि इसकी तबीयत सही नहीं है। तो ये जो सिलसिला है ये बहुत सारे लोग समझ जाते हैं और उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक मिरेकल है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और कुछ अच्छी बातें भी होती हैं उसमें, कुछ बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन हम कम्युनिकेट करते हैं और एक सोसाइटी में रहते हैं और दोस्त भी बनाते हैं और फिर उनके साथ मिलजुल के रहते भी हैं। तो ये एक यकीनी तौर पर एक मुआज़ा है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, उनकी ख़ामियों को उनकी खूबियों को अपना लेते हैं और बर्दाश्त करके उनके साथ चलते हैं, ये यकीनन एक मुआज़ा है। एक्यूरेट एम्पैथी हम उसको कहते हैं कि कोई शख्स है तो उसने उसके दिल में जो बात है एग्जैक्टली वो बात अगर हम समझ लें और समझ करके उसके बेसिस के ऊपर एक्ट करें तो वो एक्यूरेट एम्पैथी होती है। मिसाल के तौर पर दफ्तर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अब किसी एक शख्स को एक लड़की पसंद आ गई, लेकिन वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा मुँहफट है और वो किसी को मुँह नहीं लगाती। अब ये आदमी जो है ये परेशान है, ये शादी करना चाहता है, ये अभी इसकी उम्र तकरीबन 25 साल है और 25, 26, 27 साल है, और ये उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि उसको प्रपोज़ करे। उसका एक दोस्त है, उसने ये भांप लिया, उसने समझ लिया कि वो उस लड़की को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। अब वो जो है दरमियान में पड़ गया, दरमियान में पड़ कर के उसने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं उसको तुम्हारी जो फीलिंग है वो बता दूं। तो ये एक्यूरेट एम्पैथी जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी होती है, और बाज़ लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और समझ करके फिर उसका हल निकालते हैं या उसको हल करते हैं। स्किल्स यू लर्न इज़ हाउ टू मेक योर गेसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें दो चेंजेस की ज़रूरत है और वो चेंजेस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम किसी से कोई सवाल नहीं पूछें, डू यू, आर यू, डिड यू, क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुम्हारी तबीयत सही है, क्या तुमने नाश्ता किया, क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो, क्या तुमको वो लड़की पसंद है, ये सवाल नहीं होना चाहिए। एम्पैथी में ये सवाल नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट्स होने चाहिए। स्टेटमेंट्स क्या है? लगता है आज तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, ये स्टेटमेंट है। सवाल इसका क्या होगा? क्या तुम्हारी तबीयत सही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट दें आप, लगता है आज तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तो फिर उसी तरीके से ये कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो, क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? ये नहीं होना चाहिए। तुम उस लड़की को पसंद करते हो। अगर कोई लड़की है तो वो किसी आदमी को अगर पसंद करती है तो वो उसी तरीके से उसके साथ भी स्टेटमेंट आएगा, क्या तुम उस लड़के को पसंद करते हो? ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मुझे अंदाज़ा ये है कि तुम उस लड़के को पसंद करते हो, एंड सो ऑन। और स्टेटमेंट जो है ये एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है इंसान का, उसकी नेचर का, उसके आदत का, उसकी थिंकिंग का, उसके थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन है कि वो क्या समझता है, और जो एम्पैथी है वो उसका रिफ्लेक्शन है ये कि वो आदमी क्या समझ रहा है और एक्चुअल चीज़ जो है वो क्या है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, बट यू डोंट लुक फाइन। स्टेटमेंट है ये, सवाल नहीं है। सवाल ये हो सकता था कि तुम फाइन क्यों नहीं हो, लेकिन ये सवाल नहीं है। सवाल, इसको स्टेटमेंट दिया गया कि तुम
सही लग नहीं रहे। हाँ, जवाब दोस्त ने जवाब दिया कि हाँ दरअसल मेरे सर में दर्द है, तुम सही कह रहे हो। अब आपने कहा कि तुम थके हुए लग रहे हो, और ये जो वॉइस है, आपकी जो आवाज़ है, वो उसी शुरू में ज़्यादा हो के कम हो जाना चाहिए। यू आर रियली टायर्ड, लगता है तुम थके हुए हो, इस अंदाज में बात करें। अब दोस्त ने कहा कि नॉट फिजिकली टायर्ड एज मच एज इमोशनली रंग आउट आई गेस क्लैरिफाई। तो ये उसने फिर उसको क्लैरिफाई किया कि नहीं, फिजिकली तो मैं थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन जज्बाती तौर पर मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जज्बाती तौर पर इमोशनली सेंटिमेंटली बहुत परेशान हूँ। अब आपने उसको कहा कि लाइक बीइंग ड्रेन, ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल तुम्हारा जो सेंटिमेंट्स है, इमोशनली तुम ड्रेन आउट हो गए हो। ये एक रिफ्लेक्शन है। तो ये क्लोज़र गेस है, जितना ज़्यादा आप उससे बात करेंगे और स्टेटमेंट दे करके बात करेंगे, स्टेटमेंट के साथ बात करेंगे, उतना ज़्यादा आप दूसरों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और अगर आप किसी को अच्छे तरीके से समझ सकें तो आपकी जो दोस्ती है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। और ज़िंदगी में इसी चीज़ की ज़रूरत है। और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके आपस की ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे, उनके में मोहब्बत बढ़ जाएगी और खुलूस बढ़ जाएगा, सच्चाई बढ़ जाएगी, लॉयल्टी बढ़ जाएगी। तो ये दोस्त हो या आपके भाई हैं, बहन हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, माँ बाप हैं, सबके साथ एक रिलेशनशिप रहता है। और वो रिलेशनशिप जो है वो, अगर हम एम्पैथेटिक रहें तो वो रिलेशनशिप बेहतर होता है। हम दूसरों को सोच करके बता सकते हैं। यहाँ पर एक मिसाल मैं और भी दे सकता हूँ, सास बहू की मिसाल देता हूँ मैं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सास की ख्वाहिश होती है कि बहू अगर घर में आई है तो वो सास के कहने पे चले, इसलिए कि वो बड़ी हैं और सीनियर हैं और घर की सरबराह हैं, तो उनके कहने पे चलना चाहिए। जो बहू आती है वो कहती है कि मैं आई हूँ तो मैं एक शादी करके आई हूँ, मैं कोई ऐरे गैरे नहीं हूँ, और मेरी एक मर्ज़ी है, मेरी एक सोच है, तो मुझे अपने सोच के हिसाब से चलना चाहिए। अब ये लड़ाई है, ये शुरू हो जाती है सास बहू के अंदर। यहाँ पर एम्पैथेटिक कोई भी नहीं है। सास के अंदर ये एम्पैथी होने की ज़रूरत है कि जो लड़की आई है घर में बहू बन कर के, उसकी एक पर्सनैलिटी है, वो एक दूसरे माहौल से आई है, दूसरे घर से आई है, तो उसका अपना एक कल्चर है, उसकी अपनी एक रख रखाव है। जो कुछ भी है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, आपको पसंद है या नापसंद है, लेकिन वो लड़की एक दूसरे माहौल से आई है, उसको एडजस्ट करवाने की ज़रूरत है। और उस एडजस्ट में एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल है। जो बहू है वो उसको ये सोचना चाहिए कि जो सास है वो दूसरे माहौल में आई हैं बहू, तो उनको जो है वो उसी तरीके से एडजस्ट करने की ज़रूरत है, सास को समझने की ज़रूरत है, एम्पैथी की ज़रूरत है। अब मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि एम्पैथी ना सास में है ना बहू में है। नतीजा ये है कि अब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि लड़ते रहिए आप दोनों, दूसरा ऑप्शन ये है कि बिल्कुल खामोश रहिए और दरमियान में एक फ़ासला पैदा हो जाए। दोनों बातें गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं। इसलिए कि एक घर में जब दो शख्सियात रहते हैं तो उनमें आपस में प्यार होना चाहिए, मेल मोहब्बत होना चाहिए, और एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए और उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। लेकिन माशरे में ऐसा कम होता है, ऐसा होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अगर आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आई हो तो आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।